Welcome to Molecule. Lecture on enzyme and its structure. अब देख लेते हैं हम लोग एंजाइम्स क्या होते हैं. An enzyme is a proteinaceous biocatalyst that increase the rate of chemical reaction without itself being changed in the overall reaction. कहने का सिंपल सा मकसद ये है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट होते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं. और ये करते क्या है, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ा देंगे, रेट बढ़ा देंगे, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस प्रोसीड हो जाएंगी. और इनमें कोई बदलाव नहीं होता, ये खुद चेंज नहीं होते, बस ये रिएक्शन में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते, कन्वर्ट करते हैं. बस इनका काम इतना होता है और ये खुद चेंज नहीं होते. अब एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं. यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि ये कैसे अलग होते हैं कैटलिस्ट से, क्योंकि कैटलिस्ट तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं पूरे. और जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन के बने हैं, इसीलिए ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम. क्योंकि जितने भी कैटलिस्ट पाए जाते हैं वो सब एंजाइम्स नहीं होते हैं. सिर्फ जो कैटलिस्ट में वो पार्ट जो प्रोटीन का होता है, मतलब वो क्लास कैटलिस्ट का जो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना होता है, उन्हीं को एंजाइम्स कहते हैं हम लोग. ये जो टर्म था ये एफ डब्ल्यू क्यून ने दिया था. एफ डब्ल्यू क्यून जो थे उन्हीं ने ये टर्म दिया था. अब 5000 से ज्यादा जो हमारे ये एंजाइम्स हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. और सारे के सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेलुलर रिएक्शंस होती हैं, वो सब की सब जो होती हैं वो एंजाइम्स के जरिए ही होती हैं. एंजाइम ही उसको प्रोसीड करते हैं पूरे. एंजाइम के बिना एक ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शंस नहीं हो सकती. जो सेलुलर रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन की हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में भी एंजाइम्स यूज होते हैं, जो भी रिएक्शंस होंगी उसमें हमारे एंजाइम्स जरूरी होते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं. एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये यूनिक है बिल्कुल. पहला देख लेते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. कहने का मकसद ये है जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन होते हैं. कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आरएनए, कुछ आरएनए एज अ एंजाइम पाए जाते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं. दूसरा ये है, enzymes are highly specific and have high degree of specificity for their substrate. मतलब ये highly specific होते हैं. किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर ही एंजाइम होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मानिए कोई एक रिएक्शन करता है एंजाइम तो जरूरी वो दूसरी भी करे, नहीं. वो सिर्फ जो करेगा वो अपनी ही रिएक्शन कर पाएगा. अब फॉर एग्जांपल अगर मानिए कोई कंपाउंड है, उसको एक एंजाइम एंजाइम अगर बदलता है दूसरे कंपाउंड में, तो वो सिर्फ वही रिएक्शन दिखाएगा. उसके अलावा ये जो एंजाइम होगा वो दूसरे रिएक्शंस के लिए इनइफेक्टिव होगा, कोई वर्क नहीं करेगा उस पर. तीसरी चीज क्या है इसकी, कि एंजाइम exhibit enormous catalytic power. It increase the rate of reaction by lowering the activation energy. सिंपल सी बात यह है कि एंजाइम्स के पास बहुत अच्छी कैटालिटिक पावर होती है. मतलब ये जो हमारे ये रिएक्शन की जो रेट होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं. कैसे करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको ये क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन का जो रेट होता है उसको बढ़ा देते हैं. इनका काम ही यही होता है एंजाइम्स का कि लोअर कर दें एक्टिवेशन एनर्जी. अब वो बात करेंगे आगे कि कैसे ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. फिर चौथा देख लेते हैं. एंजाइम्स डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ biochemical reaction. It changes only the rate at which equilibrium is achieved. कहने का मकसद ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं चेंज करते. अगर इक्विलिब्रियम पे है कोई रिएक्शन तो उसको चेंज नहीं करेंगे.
बट ये क्या करते हैं, ये सिर्फ रेट इतनी बढ़ाते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कहा ये हमारे पास ए था, ए से बी बना। अब ए जो था हमारा रिएक्टेंट था, बी जो था हमारा प्रोडक्ट था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ए की कंसंट्रेशन यानी कि ए की अगर अमाउंट ज्यादा है, तो ये जो रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, इधर वाले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। और ये इतने तक करेंगे जहां तक के हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, वहां तक के ये बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे। अगर हमारा अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया जाए, तो ये क्या करते हैं, अब ये प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया। अब इधर देखते इधर बात। अब मानिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो ज्यादा हो गया। अब जब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो अब क्या करते हैं, ये अब फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाना होगा। तो अब इधर ये बैकवर्ड रिएक्शन कर देंगे, ये यानी कि जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा। तो ये सिर्फ काम ये इनका इतना होता है कि ये इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते, बट रिएक्शन ऐसे करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो हो वो अचीव हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचा दें। अब क्लासेस ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं। एंजाइम की दो जनरल क्लासेस होती हैं। पहली जो होती है वो सिंपल एंजाइम्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं कॉन्जुगेटेड होते हैं और कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं। जो सिंपल एंजाइम होते हैं वो पूरे के पूरे हमारे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। जो कॉन्जुगेटेड होते हैं उनमें प्रोटीन भी पाया जाता है और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स भी होते हैं उनमें। तो ये दो जनरल क्लासेस होती हैं हमारी एंजाइम्स की। इसकी क्लासिफिकेशन आगे भी देखेंगे। ये जनरल दो क्लासेस होती हैं जिसमें एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अभी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं ये दो पार्ट्स के बने होते हैं, अभी पीछे देखा था। प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है इसके अंदर, उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। अब ये एपो एंजाइम जो होता है ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ये जो होता है प्रोटीन पार्ट होता है, ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। अब ये जरूरी होता है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये जो होगा कोफैक्टर यही एक्टिवेट करेगा हमारा एपो एंजाइम को। अब द कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर जो होते हैं, जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिल जाते हैं तो उसको होलो एंजाइम कहते हैं। अब जो होलो एंजाइम होता है हमारा वो काय का बना होता है, एपो एंजाइम जिसको इनएक्टिव पार्ट कहते हैं, कोफैक्टर जिसको एक्टिवेटिंग पार्ट कहते हैं, ये एक्टिवेट करता है इसको। अब मानिए ये जो था हमारा, ये हमारा इनएक्टिव था, फॉर एग्जांपल ए आई इनएक्टिव था। अब इसके साथ कौन आके जुड़ गया, यहाँ पे ये कोफैक्टर आके जुड़ गया। जब कोफैक्टर ने इस पे बाइंड किया, तो इसको क्या किया, इसने एक्टिवेट कर दिया। जब एक्टिवेट कर दिया तो जब कोफैक्टर और एपो एंजाइम मिलते हैं तो इसको हम लोग को पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। इसको क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम, और ये हमारा एक्टिव एंजाइम होता है। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। या मेटल फॉर्म में होगा कोफैक्टर, या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन का बना हुआ। अब जब कोफैक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं तो उनको कहते हैं कोएंजाइम्स। कोफैक्टर को तभी कोएंजाइम कहेंगे जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या कार्बन का बना होगा। अब जो कोएंजाइम है ये, इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, इनका बॉन्ड विद एपो एंजाइम, यानी कि कैसे ये कोएंजाइम जो एपो एंजाइम है हमारा, ये है हमारा
ये हमारा है एपो एंजाइम, ये है एपो एंजाइम। ये हमारा एपो एंजाइम। अब यहाँ पे जो इसके साथ जुड़ा होगा, यहाँ पे जो जुड़ा होगा इस ये कोफैक्टर है। अब ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक होता है। जब ऑर्गेनिक होता है तो उसको हम लोग कोएंजाइम कहते हैं। अब ये इससे जो जुड़ा है एपो एंजाइम से, जो हमारा ये कोएंजाइम जुड़ा हुआ है हमारा, ये जो को जुड़ा हुआ है, अब इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, या ये को सबस्ट्रेट होता है या प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये जो ये को सबस्ट्रेट तब कहते हैं इसको जब ये ट्रांसिएंटली एसोसिएटेड हो, मतलब वीक बॉन्ड बनाए हो, वीकली जुड़ा हो, यानी कि कमजोर बॉन्ड से जुड़ा हो हमारे एपो एंजाइम से। When coenzymes are transiently associated with apoenzymes, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, को सबस्ट्रेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप कब कहते हैं, जब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हो वो बहुत स्ट्रांग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तब हम कोएंजाइम्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं जब कोएंजाइम्स टाइटली एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, एपोएंजाइम्स के साथ। अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा हमारा वो बहुत मजबूत बॉन्ड होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। Enzymes that depend on metal ion as cofactors are of two categories। अब enzymes की भी दो कैटेगरीज होती हैं, वो डिपेंड करता है उनका मेटल के साथ कैसा बॉन्ड है। अब अगर मेटल के साथ इनका जो बॉन्ड है वो वीक है, वो वीकली बॉन्डेड है अगर ये मेटल से, ये मतलब कहने का ये हमारा एपो एंजाइम। अब ये जो एपो एंजाइम है हमारा, एपो एंजाइम है, अब ये एपो एंजाइम अगर हमारे कोफैक्टर, ये हमारे कोफैक्टर से वीकली बाइंड करता है, यानी कि ये जो मेटल है ये एपो एंजाइम से वीकली बाइंडेड है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। दूसरे होते हैं मेटेलो एंजाइम। मेटेलो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिसमें एंजाइम पे जो हमारा कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर यहाँ पे एज अ मेटल आयन है, यहाँ पे इस केस में जो होता है कोफैक्टर हमारा टाइटली बाउंड होता है, यानी कि बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। तो दो होते हैं, एक होता है हमारा मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स जिसके अंदर हमारे एपो एंजाइम से जो मेटल आयन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली एसोसिएटेड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है उसके साथ। और मेटेलो एंजाइम में क्या होता है, इसमें वेरी टाइटली होता है, यानी कि ये जो हमारा एपो एंजाइम है, अब जो एपो एंजाइम से जो हमारा कोफैक्टर जुड़ा होगा वो बहुत टाइटली, मतलब बहुत मजबूती के साथ जुड़ा होगा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं मेटेलो एंजाइम। यानी कि जब वीकली हो तो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, और जब टाइटली बाउंड हो तो मेटेलो एंजाइम कहते हैं। और ये डिपेंड करता है इसको, मतलब ये जो कैटेगरीज हैं दो, ये डिपेंड करती हैं उसके बॉन्ड के साथ, एंजाइम और मेटल आयन के। यहाँ पे जो कोफैक्टर है एज अ मेटल है, अगर ऑर्गेनिक होता हमारा कोफैक्टर तो उसको कोएंजाइम कह देते। अब जो अभी हम लोग ने देखा, पूरा जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, उसके फ्लो चार्ट में बात कर लेते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल होते हैं और कॉन्जुगेटेड होते हैं। अभी जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं ये दो चीजों, दो पार्ट्स के बने होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। अब ये जो कोफैक्टर होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। इनऑर्गेनिक में मेटल्स आयन होते हैं, और जो ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन के बने होते हैं, जब ये ऑर्गेनिक होते हैं तो इनको हम लोग सिंपली कोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर को कोएंजाइम तब कहेंगे जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या कार्बन के बने होंगे। अब ये जो कोएंजाइम होते हैं ये भी दो कैटेगरीज में आते हैं, एक होते हैं को सबस्ट्रेट, एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। को सबस्ट्रेट तब हम कोएंजाइम्स को कहते हैं जब ये ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड होते हैं, मतलब ये जो एपो एंजाइम के साथ ये जो कोफैक्टर जुड़े होंगे, कोएंजाइम जुड़े होंगे, ये बहुत वीकली, कमजोरी से जुड़े होंगे, मतलब आसानी से हट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं।
प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे एपो एंजाइम के साथ। जब कोई एंजाइम मजबूती के साथ एपो एंजाइम के साथ जुड़ा हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और वीकली हो, आसानी से हट जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को सबस्ट्रेट। तो ये था हमारा एंजाइम का सिंपल सा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसमें जो कॉन्जुगेटेड थे वही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और जो एंजाइम है उनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके फैक्टर्स देखेंगे, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी। Please like, share, and subscribe.